क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया है कि एक सॉलिड हेमिस्फीयर है जिसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर, उसका सेंटर ऑफ मास का लोकेशन आपसे पूछा गया है। तो ये देखिए कि आपके पास एक सॉलिड हेमिस्फीयर है, उसका रेडियस कुछ भी होता है तो उसके सेंटर से उसका सेंटर ऑफ मास 3r/8 डिस्टेंस पर होता है। 3r/8 तो 3r/8 डिस्टेंस होगी सेंटर से। आपसे पूछा कहाँ है? सेंटर से ही पूछा गया है। तो ये आप बता देंगे 3 × 8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 8। 8 से 8 गया, आपके पास आया 3 आंसर। तो डी ऑप्शन जो है आप टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दिया है कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर शेप का होल यहां पे कट कर दिया है एक डिस्क में से। एक डिस्क है बेटा, इस डिस्क में से एक हमने होल कट कर दिया है और आपसे पूछा गया है कि इस रिमेनिंग सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां पर लाई करेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए एक बढ़िया सा मेथड है, देखिए कि आप ये जो हमारे पास क्वांटिटी है, ये शेप है, ये सिस्टम है हमारे पास, सिस्टम है हमारे पास लाइक दिस। यदि इस सिस्टम में इसी मटेरियल से बना हुआ एक स्क्वायर लाके यहां पे रख देता हूं, यहां पे स्क्वायर की कमी है, मैं इसी मटेरियल से बना हुआ स्क्वायर यहां पे लाके रख देता हूं, तो मेरे पास जो शेप बनेगी फाइनल, वो शेप बनने वाली है कुछ इस तरीके से। इस तरीके से हमें एक शेप मिलने वाला है। ये बात क्लियर है कि इसमें यदि ये जोड़ देंगे दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, ये काम बन जाएगा। ऑरिजिन जो है वो सेम जगह पे रखा गया है, एक्स है, ये वाई है, ये x है, ये y है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसका, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जहां पर भी है प्लस इस सिस्टम का जो भी सेंटर ऑफ मास जहां पर है इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस पोजीशन। तो मैं कह सकता हूं कि इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिए XCOM, YCOM के बराबर है। इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है XCOM, YCOM के बराबर है। इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास क्या हम बता सकते हैं? यस, ये एक स्क्वायर प्लेट है बेटा, ये एक छोटा सा स्क्वायर है और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका सेंटर यहां से d डिस्टेंस पर है, इसका जो सेंटर है वो d डिस्टेंस पर है। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो होगा d, यहां से d डिस्टेंस d और कॉमा 0, ये इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स हैं। और मैं इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स आपको बताऊं तो बेटा ये 0,0 पे इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स होने वाले हैं। तो यहां पे मैं लिखूंगा दैट इसका मास मान लीजिए m1 के बराबर है, इसका मास जो है m2 के बराबर है। तो यहां लिखूंगा मैं m1 × XCOM प्लस इसका मास m2 इंटू इसके सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट d डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2, वो क्या होने वाला है? इस रिजल्टेंट सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट का x कोऑर्डिनेट विच इज 0। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट के लिए भी हम लिख सकते हैं। y कोऑर्डिनेट के लिए लिखूंगा मैं m1 × YCOM प्लस m2 इंटू y कोऑर्डिनेट 0 है डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2 इज इक्वल टू रिजल्टेंट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0। अब m1 निकालने के लिए क्या करेंगे? m1 के लिए मान लीजिए डेंसिटी इसकी क्या है, इसकी डेंसिटी मान लीजिए सिग्मा के बराबर है। तो मास m1 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं यहाँ से, m1 इज इक्वल टू सिग्मा इंटू टोटल एरिया, जिस एरिया में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस पूरे डिस्क के एरिया में से आप माइनस कर देंगे, माइनस स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर की साइड कितनी है? L के बराबर है, तो माइनस L स्क्वायर माइनस कर देंगे तो इसका मास m1 आ जाएगा। m2 के मास की बात करें तो m2 बेसिकली एक स्क्वायर है जिसकी लेंथ है L, तो आ जाएगा आपके पास सिग्मा इंटू L स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा YCOM और XCOM का, इसका सेंटर ऑफ मास रिजल्टेंट सिस्टम का आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि एक रॉड है जिसका लेंथ है L, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी ये फॉलो करती है, A और B कांस्टेंट है। तो हमें सेंटर ऑफ मास रॉड का बताना है कहां पर होगा। तो सवाल को करने के लिए आप एक रॉड मान लीजिए जिसका लेंथ है L और उसका एक एंड जो है आप मान लीजिए x इज इक्वल टू 0 पर है और दूसरा एंड जो है वो x इज इक्वल टू L पर है। x इज इक्वल टू L पर एक एंड, x इज इक्वल टू 0 पर एक एंड। अब एक एलिमेंट आप ले लीजिए, यहाँ पे एक एलिमेंट लिया जिसका विड्थ है dx के बराबर और इसका जो पोजीशन है वो x इज इक्वल टू x के बराबर है। तो मैं इस छोटे से पार्ट का मास dm, इस छोटे से पार्ट का जो मास है dm, वो मैं लिख सकता हूं क्या?
इसका लेंथ इंटू लीनियर मास डेंसिटी, यहां पर इस पार्ट की जो लीनियर डेंसिटी है, लीनियर मास डेंसिटी, उसमें यदि मैं लेंथ से मल्टीप्लाई कर देता हूं मेरे पास dm मिल जाएगा। तो dx इंटू लीनियर मास डेंसिटी विच इज a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, आ जाएगा आपके पास a प्लस बी एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। ये हो गया छोटा सा मास। अब सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला आपको मालूम है, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है, तो एक्स यू एम इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एम डिवाइडेड बाय इंटीग्रल डी एम। ये फॉर्मूला हम जानते हैं। तो x का मतलब ये है कि इस छोटे से एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, तो इस छोटे से एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास x इज इक्वल टू एक्स पे है, तो आ जाएगा आपके पास x। dm का मतलब इसका मास हम निकाल चुके हैं, कितना है आपके पास a प्लस बी एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, जीरो से लेके एल तक, जीरो से लेके एल तक, डिवाइडेड बाय इंटीग्रल डी एम, डिवाइड बाय इंटीग्रल डी एम। डी एम हम लिख चुके हैं, ये आ जाएगा आपके पास a प्लस बी एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रल जीरो से लेके एल तक, जीरो से लेके एल तक। और ये पूरा सॉल्व आप कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है कि 4 पार्टिकल हैं ए बी सी डी, उन चारों के मासेस आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं, उनका एक्सेलरेशन सेम मैग्नीट्यूड का है लेकिन डायरेक्शन उसकी अलग अलग है। तो आपको बताना ये है कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो इन सारे पार्टिकल्स का मास एक बार देख लेंगे। तो ये ए है, इसका मास है m, बी जो है उसका मास है 2m, सी जो है उसका मास है 3m और इसका मास है 4m। तो इन सारे मासेस के एक्सेलरेशन आप लिख लेंगे। सो मास ma, एक्सेलरेशन aa, आप वेक्टर फॉर्म में आप लिखेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इस तरफ है तो मैं लिख सकता हूँ इसको a माइनस आई कैप। मास mb का एक्सेलरेशन ab वेक्टर फॉर्म में यदि आप लिखें तो b जो है वो ऊपर की तरफ है, नहीं b ऊपर की तरफ है, यस, a वेक्टर जो है वो ऊपर की तरफ है, इसका मतलब यहाँ पे लिखूंगा मैं a j कैप। और यदि हम c पॉइंट की बात करें, c पॉइंट जो है उसका एक्सेलरेशन इस तरफ है, तो आ जाएगा आपके mc की वैल्यू है, mb है 2m, ये है m, ये आपके पास 3m और इसका एक्सेलरेशन जो है वो आपके पास है राइट डायरेक्शन में विच इज़ a आई कैप। ऐसे ही आप d जो पॉइंट है उसकी बात कर सकते हैं, md का मास है 4m और इसका एक्सेलरेशन ad वेक्टर है किसके बराबर, ये नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है विच इज़ a माइनस j कैप, a माइनस j कैप। तो यहाँ से सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप निकाल देंगे, a c o m इज इक्वल टू m a a a वेक्टर प्लस एम बी ए बी वैक्टर प्लस एम सी ए सी वैक्टर प्लस एम डी ए डी वैक्टर डिवाइडेड बाय एम ए प्लस एम बी प्लस एम सी प्लस एम डी। ये आपके पास सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन का रिजल्ट आपको मिल जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में एक रॉड दिया हुआ है और रॉड का जो लेंथ है, ये लेंथ 2L है, ये L है और ये L है, ये लेंथ है 2L, ये लेंथ है L और ये लेंथ है L। और यूनिफॉर्म बार है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म है। आपको बताना ये है कि सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट जो है, सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने कितने होंगे। तो आप क्या करिए, तो हम क्या करने वाले हैं इस क्वेश्चन में कि ये जो 2L लेंथ की रॉड है इसका सेंटर ऑफ मास देखेंगे, इस लेंथ का सेंटर ऑफ मास देखेंगे और इस लेंथ का सेंटर ऑफ मास देंगे और उन सेंटर ऑफ मासेस के भी जो सेंटर ऑफ मास हैं वही इन सिस्टम का सेंटर ऑफ मास होने वाला है। तो भाई इसका लेंथ, यूनिफॉर्म रॉड है, एक मटेरियल से बनी हुई है, तो इसका मास मान लीजिए 2m के बराबर है, इसका मास मैंने मान लिया 2m के बराबर। तो इस L लेंथ की रॉड का मास कितना हो जाएगा, m के बराबर, और इस L लेंथ की रॉड का मास कितना हो जाएगा, m के बराबर। ठीक, इसका जो सेंटर ऑफ मास है इसके सेंटर पर होगा, तो मैं कह सकता हूं इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स होने वाले हैं L, L, L यहाँ से L यहाँ से L, L। इस रॉड के सेंटर ऑफ मास के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आप लिख सकते हैं 2L x में और y में L/2, तो बन जाएगा 2L, L/2। इस रॉड की यदि हम बात करें तो इस रॉड के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 5L/2, 0। तो आप इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। तो पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट मैं लिखूंगा, इसका मास 2m, इसका x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज L, इसका मास m,
सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा m1 इंटू x1 प्लस इसका मास m, इसके सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट 2l प्लस इसका मास m और इसके सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट 5l/2 डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है 2m प्लस m प्लस m। उसके बाद y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात करें सो 2m इंटू इसका y कोऑर्डिनेट कितना है l प्लस इसका मास, इसका y कोऑर्डिनेट कितना है l/2 प्लस इसका मास m इंटू इसका y कोऑर्डिनेट 0 डिवाइडेड बाय टोटल मास विच इज 2m प्लस m प्लस m। तो ये आपको y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास भी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया है कि एक वायर है जो इस तरीके से बेंट है, आपको इनकी लेंथ का रेशियो निकालना है कितना होगा। तो मान लीजिए ये लेंथ है L1 के बराबर है, ये जो लेंथ है L2 के बराबर है, L1 ये L2। इन पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इस लाइन, इस पॉइंट के जस्ट बिलो लाई करता है, यानी कि इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जो है वो यहां कहीं लाई करता है। तो इस पूरी लाइन पर कोई भी पॉइंट होगा उसका y कोऑर्डिनेट, उसका जो x कोऑर्डिनेट है सॉरी, उसका x कोऑर्डिनेट हम फिक्स कर सकते हैं, इसके बराबर होगा विच विल बी इक्वल टू L1 इंटू cos 60। L1 cos 60 ये जो डिस्टेंस है यहाँ से इसको मान लीजिए पॉइंट को m, तो डिस्टेंस BM जो है वो आपके पास है L cos 60, L1 cos 60। तो मैं कह सकता हूँ कि इस लाइन पे यदि कोई भी पॉइंट होगा और वो कोई भी पॉइंट पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है तो उसका सेंटर ऑफ मास का जो x कोऑर्डिनेट है वो L1 cos 60 के बराबर होना ही चाहिए। अब क्या करें, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आप ऑरिजिन मान लीजिए। आप क्या करिए, ऑरिजिन मान लीजिए, यहाँ पर पॉइंट B पर ऑरिजिन मान लीजिए। पॉइंट B कोऑर्डिनेट्स हो गए 0, 0 और ये पॉइंट A है, ये पॉइंट C है। जो BC पार्ट है, BC पार्ट जो है उसका जो सेंटर ऑफ मास इसके मिड पॉइंट पर होगा, बिकॉज ये रॉड है L2 लेंथ की, तो इसका सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे L2/2, 0। ये सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स हैं पार्ट BC के। जो पार्ट AB है उसका सेंटर ऑफ मास कहीं लाई करेगा यहां पर, और ये वाली लेंथ होने वाली है L1/2 और ये वाली लेंथ होने वाली है L1/2। तो मैं इसके कोऑर्डिनेट्स में लिख सकता हूं, इसके कोऑर्डिनेट्स होने वाले हैं इस वाले पार्ट के L1/2, ये 60 डिग्री है बेटा, तो ये हो जाएगा cos 60 और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा L1/2 sin 60। ये AB पार्ट के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स हैं पार्ट BC के, और हम ये कह रहे हैं कि y कोऑर्डिनेट जो है इस पूरे सिस्टम का के सेंटर ऑफ मास का जो y कोऑर्डिनेट है वो L1 cos 60 होना चाहिए। COM इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो यहाँ से सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट कितना है L1 cos 60। L1 cos 60 इज इक्वल टू पहली वाली रॉड का मास, मान लीजिए लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा के बराबर है, तो लैम्डा L1 will be the mass of this rod and lambda into L2 will be the mass of this rod। तो lambda L1 into x coordinate of center of mass which is L1/2 cos 60 plus lambda into L2 into ये आ जाएगा आपके पास L2/2, इसका x coordinate L2/2 divided by whole mass which is lambda into L1 plus lambda into L2। ये आपके पास होल मास हो गया। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और L1/L2 आप यहाँ से निकाल सकते हैं, और वही आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि ABC और AB यानी L2/L1 आपसे पूछा है, तो L2/L1 यहां से आप निकाल ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि सेंटर ऑफ मास एक सॉलिड यूनिफॉर्म कोन का वर्टेक्स से कितना होगा। तो ये आपके पास एक सॉलिड यूनिफॉर्म कोन है और डिस्टेंस पूछा है आपसे, वर्टेक्स से डिस्टेंस पूछा है। तो देखिए बेटा, बेस से जो सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस होता है ये होता है h/4। याद रखना, ये यदि इसका रेडियस r है, इसका हाइट h है, सॉलिड कोन है, सॉलिड कोन, तो इसका बेस से डिस्टेंस होता है h/4। हमसे पूछा है वर्टेक्स से डिस्टेंस, तो h - h/4 विल बी द आंसर विच इज 3h/4।
सो 3h/4 विल बी द आंसर। तो टिक कर देंगे सही ऑप्शन डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि 20 किलो का बंदा 80 किलो की कार्ट पे बैठा हुआ है, कोई फ्रिक्शन यहां पर नहीं है। सो यहां पे एक कार्ट है, कार्ट में पहिए नहीं बना रहा हूं मैं, और ये जो है 80 kg की है। यहाँ पे एक भाई साहब हैं, सिंप्लिसिटी के लिए मैंने मान लिया यहाँ पर हैं। आप कहीं पे भी मान सकते हैं इसका इनिशियल पोजीशन, कहीं पर भी मान सकते हैं इस बॉय का, मैंने सिंप्लिसिटी के लिए इसको कॉर्नर पे मान लिया है। अब ये एक रखा हुआ है एक स्मूथ ग्राउंड पर, यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, म्यू इज इक्वल टू 0 है। अब क्या कहा है कि ये 25 मीटर दूर है एक वॉल से। ये जो हमारे बॉय जी हैं, ये बॉय जी ये 25 मीटर दूर है, 25 मीटर दूर है। अब क्या कहा गया है कि ये चलना स्टार्ट कर देते हैं और 10 मीटर ये वॉल की तरफ चलते हैं। इसने कहा है कि बॉय स्टैंडिंग 25 मीटर फ्रॉम द वॉल एंड ही वॉक्स 10 मीटर ऑन द कार्ट टुवर्ड्स द वॉल, यानी ये 10 मीटर आगे चलते हैं, 10 मीटर आगे चलते हैं। तो क्या होगा? तो देखिए, जब भी पर्सन जो है ये 0 वेलोसिटी से आगे की तरफ चल रहा है, यानी कि अपने पैरों से इस कार्ट को पीछे की तरफ धकेल रहा है, तो इसका मतलब ये यदि आगे जाएगा तो ये कार्ट जो है, ये कार्ट भी पीछे जाएगी और इसका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो 10 मीटर से कुछ और होने वाला है। आप सोचिए कि आप समझिए कि ट्रेडमिल पर चल रहे हैं, आप ट्रेडमिल पर चल रहे हैं और 1 घंटे बाद भी आप उसी जगह पर होते हैं। तो वो क्यों नहीं चल पाते हैं? बिकॉज जितना हम आगे चलते हैं उतना ही ट्रेडमिल पीछे की तरफ चल जाती है, जो सरफेस जिस पर हम खड़े हैं वो पीछे चले जाता है। इसलिए रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट और हमारे डिस्प्लेसमेंट से अलग अलग होता है कि हम ट्रेडमिल की मशीन में दिखा रहे हैं कि 10 किलोमीटर चल रही है, लेकिन आप चले हैं 0 मीटर। तो वही यहाँ पे कुछ हो रहा है। तो मैंने मान लिया कि ये पर्सन यदि 10 मीटर आगे चलता है, इसको लगता है कि मैं 10 मीटर चल लिया, तो ये जो कार्ट है ये x डिस्टेंस पीछे चली जाती है। तो मैंने माना कि ये x डिस्टेंस कार्ट पीछे चली जाती है। ये कार्ट का हर एक पॉइंट जो है ये 10 मीटर बेटा पीछे चला गया, ये x मीटर पीछे चला गया है, x मीटर ये कार्ट पीछे चली जाती है। ये पर्सन कह रहा है कि 10 मीटर में चला हूं आगे, तो 10 मीटर ये चला आगे, x मीटर ये चली गई पीछे। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में यदि मैं बात करूं कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये पर्सन कितना आगे चल चुका है, तो मैं कह सकता हूं कि ये पर्सन 10 चला, कह रहा है 10 चला मैं, लेकिन x से पीछे आ गया, तो रिजल्टेंट विल बी 10 - x। तो मैं कह सकता हूं कि ये इफेक्टिवली अपनी पोजीशन से 10 - x ही आगे चल पाया है। मान लिया मैंने x जो है वो 10 से छोटा है, x मान लिया 10 से छोटा है, तो ये आगे चला है और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट है, इसका टेक्निकल जो टर्म है, एक्यूरेट टर्म इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉय विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड विच इज 10 - x इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और हम ये बात कह सकते हैं बिकॉज इस पूरे सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इस पूरे सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है और इनिशियल पूरा सिस्टम रेस्ट में था, तो इसका सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। डिस्प्लेसमेंट इसके सेंटर ऑफ मास का होगा 0, सेंटर ऑफ मास टच से मस नहीं होगा, बिकॉज इस पूरे सिस्टम के ऊपर, सिस्टम के अंदर नहीं, सिस्टम के ऊपर इस पे टोटल फोर्स 0 के बराबर है। तो मैं यहां पे रिजल्ट इस्तेमाल करने वाला हूं, दैट m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 इज इक्वल टू टोटल मास इंटू डेल्टा x ऑफ सेंटर ऑफ मास, और वो यहां पे होने वाला है 0 के बराबर। तो मास m1 मान लिया, बॉय का मास जो है 20 kg है, इंटू ये आगे चलता है कितना 10 - x, प्लस m2 जो है वो कार्ट का मास है विच इज 80 और वो चलती है पीछे -x इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपके पास 200 - 20x प्लस -80x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा आपके पास x इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 2 मीटर। 2 मीटर ये कार्ट पीछे चली जाती है। तो बॉय देखिए इफेक्टिवली कितना आया होगा, 10 - 2 विच इज 8। तो यदि 8 आया है तो दीवार से इसका डिस्टेंस कितना हो गया होगा, दीवार से जो इसका डिस्टेंस है दैट विल बी इक्वल टू 25 - 8 विच विल बी इक्वल टू 17 मीटर। तो 17 मीटर हमारा आंसर इसका आ जाएगा। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एक जो मास है वो 2 पार्ट में ब्रेक हो जाता है मिड एयर, और उस आपको इनिशियल मास के कंपैरिजन में बताना है कि सेंटर ऑफ मास पूरे सिस्टम का शिफ्ट होगा कि नहीं।
तो हम जानते हैं कि जो एक्सप्लोजन जो होता है वो इंटरनल फोर्सेस की वजह से होता है। एक्सप्लोजन का मतलब इंटरनल फोर्स, और इंटरनल फोर्स कभी भी सेंटर ऑफ मास का मोशन चेंज नहीं कर सकते हैं। सेंटर ऑफ मास जिस तरीके से मूव कर रहा था वैसे ही मूव करता रहेगा। सेंटर ऑफ मास का मोशन जो है वो चेंज नहीं कर सकता है इंटरनल फोर्स, और एक्सप्लोजन जो है वो इंटरनल फोर्स है। तो हम कहेंगे कि ए के रेस्पेक्ट में कोई भी शिफ्ट नहीं आएगा। जहां सेंटर ऑफ मास पहले था वहीं रहेगा, जो पहले कर रहा था एक्सप्लोजन से पहले वही एक्सप्लोजन के बाद भी करेगा। तो हम आंसर टिक करेंगे कि डज नॉट शिफ्ट एट ऑल विद रेस्पेक्ट टू ए। सेंटर ऑफ मास ऑफकोर्स नीचे जाएगा, लेकिन हम ए के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कि बिफोर कोलिजन, बिफोर एक्सप्लोजन और आफ्टर एक्सप्लोजन, तो उस इंटरवल में चेंज नहीं होगा, ए के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा, शिफ्ट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है आपको कि एक सिस्टम है जो M1 और M2 से बना है। M1 और M2 से सिस्टम बना है, इनके बीच का सेपरेशन कुछ है। अब कहा गया है कि यदि इस M1, मान लीजिए इनका इनिशियल सेपरेशन जो है वो L के बराबर है, तो क्वेश्चन में कहा है कि यदि हम M1 मास को d डिस्टेंस शिफ्ट कर देते हैं, यदि हम इसको शिफ्ट कर देते हैं d डिस्टेंस से, यानी कि जो हमारा मास M1 है वो अब यहां आ जाए, तो हम M2 को कहां शिफ्ट करें जिससे सेंटर ऑफ मास बिल्कुल भी चेंज ना हो। तो मैंने इसको यदि d डिस्टेंस शिफ्ट किया है राइट डायरेक्शन में, तो साफ सीधी सी बात है कि यार M2 को भी आपको लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट करना होगा। तो मैंने मान लिया कि M2 को शिफ्ट करना पड़ा है x अमाउंट से लेफ्ट डायरेक्शन में, जिससे सेंटर ऑफ मास पहले जहां था वहीं पर अभी है। तो मैं यहां पे रिलेशन लिख सकता हूं कि M1 डेल्टा x1 प्लस M2 डेल्टा x2 इज इक्वल टू टोटल मास इंटू डेल्टा x ऑफ सेंटर ऑफ मास। मैंने मान लिया कि x एक्सिस पर लाई करते हैं दोनों जो पॉइंट्स हैं, तो भाई सेंटर ऑफ मास का जो शिफ्ट है वो 0 होना चाहिए। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे M1 इंटू डेल्टा x1, यानी कि डिस्प्लेसमेंट राइट डायरेक्शन में है तो मैं इसको पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट की तरह मान रहा हूं। तो M1 इंटू प्लस डी प्लस M2 इंटू माइनस एक्स मुझे लिखना होगा, बिकॉज ये जो है लेफ्ट डायरेक्शन में x डिस्टेंस ट्रेवल किया है, लेफ्ट डायरेक्शन में डिस्टेंस x इसने ट्रेवल किया है, तो x हमें डिस्टेंस में आंसर आएगा इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको मिलेगा x इज इक्वल टू m1d डिवाइडेड बाय m2, m1d बाय m2 आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि एक कार है और वो कार मूव करती है विद वेलोसिटी v, कैपिटल M इसका मास है, और एक हीरो है हिंदी मूवी में जैसे कूद जाता है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो वर्टिकली डाउन कूद जाता है यानी कि वो गिरता डाउनवर्ड है, भले कूदा कैसे भी हो वो गिरता डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है। चल रही है ये, और ये यहाँ पे खड़े हैं, और ये हमारे भाई साहब जो हैं ये कूद जाते हैं। मोमेंटम फोर्स का इनको कोई ज्ञान नहीं है, बस ये कूद जाते हैं, ये कूद गए थे। तो हमसे पूछा गया है कि जैसे ये कूदेगा इसका मास में चेंज आएगा, कार के जो मास में जो लोड ये ले जा रही थी उस लोड में चेंज आएगा, तो इसकी स्पीड जो है वो अलग हो जानी चाहिए। मैंने मान लिया v डैश के बराबर ये स्पीड हो जाती है, तो क्या इसकी वैल्यू होगी? इसका मास जो है हीरो का स्मॉल m है। तो आप ये देखिए कि इस पूरे सिस्टम के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या कोई फोर्स है कि नहीं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बात करें, बिकॉज ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, तो इसका मतलब इसके ऊपर कोई भी इंजन फोर्स तो नहीं है। तो कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस हैं वो 0 के बराबर हैं। तो मैं कह सकता हूं कि इनिशियल मोमेंटम जो है सिस्टम का x डायरेक्शन में, वही फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम के बराबर होगा x डायरेक्शन में। p इनिशियल इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू p फाइनल इन x डायरेक्शन। तो इनिशियल मोमेंटम है कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू v इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम की बात करें, ये तो कूद गए हैं, ऑलमोस्ट रेस्ट पे आ चुके हैं, ये चल रही है कार, सो कैपिटल M इंटू वी डैश। तो यहाँ से v डैश की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, दैट इज कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू v डिवाइडेड बाय कैपिटल M। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि एक ब्लॉक 2 kg का भागता हुआ आ रहा है
और ये इसको स्प्रिंग को धक्का दे रहा है, स्प्रिंग इनिशियली नेचुरल लेंथ में थी, तो मैक्सिमम कंप्रेशन आपको निकालना है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैक्सिमम कंप्रेशन मैक्सिमम एक्सटेंशन जब आएगा तब दोनों की जो स्पीड है वो कॉमन हो चुकी होगी, दोनों कॉमन स्पीड से मूव कर रहे होंगे। इस बात का डिस्कशन अब करने की जरूरत नहीं है। ये 2 kg दोनों अब कॉमन स्पीड से चल रहे होंगे। मैंने मान लिया कि दोनों की कॉमन स्पीड vc के बराबर है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पूरे सिस्टम पर कोई फोर्स नहीं है, तो मैं मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकता हूं दैट p initial is equals to p final in x डायरेक्शन। तो यहां लिखूंगा 2 into 1 plus 2 into 0 is equal to फाइनल मोमेंटम 2 into vc plus 2 into vc। तो यहां से vc की वैल्यू आ जाती है आपके पास 2/4, आ जाएगा आपके पास 1/2 मीटर पर सेकेंड। अब मैक्सिमम कंप्रेशन निकालने के लिए आप या तो वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा, तो लिखूंगा k इनिशियल प्लस u इनिशियल इज इक्वल टू k फाइनल प्लस u फाइनल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू 2 इंटू स्पीड का स्क्वायर, स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर, प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। देखिए ग्रेविटी, क्योंकि ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर चल रहे हैं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कोई मतलब रह नहीं जाता। अब बात करें स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की, तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में कोई भी एक्सटेंशन कंप्रेशन नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो। फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, सो इट्स 2 times हाफ इंटू मास 2 kg इंटू कॉमन स्पीड का स्क्वायर विच इज हाफ, हम निकाल चुके हैं। इस समय कंप्रेशन हो रहा है, तो कंप्रेशन की वजह से कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में स्टोर्ड हो चुकी है, तो वो हम लिख सकते हैं प्लस हाफ इंटू k इंटू एक्स मैक्स का स्क्वायर। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, सिंपल इक्वेशन है और आपको आंसर मिल जाएगा एक्स मैक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि एक पार्टिकल मूव करते हैं ऐसे, फोर्स और मोमेंटम में आपको निकालना है एंगल कितना होगा। तो भाई आप क्या करिए, फोर्स हम जानते हैं न्यूटन सेकंड लॉ से, क्या होता है dp/dt। तो इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, डिफरेंशिएट कर लेंगे तो आपको फोर्स मिल जाएगा। और यदि हमें एंगल निकालना है तो एंगल का फॉर्मूला आप जानते हैं, फोर्स डॉट लीनियर मोमेंटम डिवाइडेड बाय फोर्स का मैग्नीट्यूड और लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको cos थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, वहां से आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। डिफरेंशिएट करना जानते हैं, डॉट प्रोडक्ट लेना जानते हैं, काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि दो पार्टिकल हैं, रेस्ट पे हैं और म्यूचुअल फोर्स में भाग रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। नॉर्मल कहानी है, ए और बी की जो स्पीड है वो किसी इंस्टेंट पर v और 2v है, तो सेंटर ऑफ मास की स्पीड आपको बतानी है। तो भाई देखिए एक पॉइंट है ए और दूसरा है बी, और इनके जो मासेस हैं, क्या है मासेस के बारे में क्या दिया है, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, म्यूचुअल फोर्स एफ इंस्टेंट, ठीक है। अच्छा मास नहीं दिया है, ओ तो हो सकता है क्वेश्चन में गलती हो। देखते हैं, ये v है और ये आपस में भाग रहे हैं दूसरी तरफ, इस तरफ 2v। ये जो इनके भागने का कारण है वो इनके बीच में इंटरनल अट्रैक्टिव फोर्स है। यदि मैं इस पूरे सिस्टम की बात करूं तो इस पूरे सिस्टम में ये दोनों जो पार्टिकल्स हैं ये एक इंटरनल फोर्स की वजह से भाग रहे हैं। इनिशियली ये रेस्ट पे थे, अब ये भाग रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं इस पूरी जर्नी में जब ये रेस्ट पर थे और अब ये भाग रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू जो है 0 के बराबर है, पहली बात। दूसरी बात, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास या इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दीज पार्टिकल्स इज 0, तो सेंटर ऑफ मास पे इंटरनल फोर्स का कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इज्जत नहीं है यहाँ पर इंटरनल फोर्स की, तो सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा। सेंटर ऑफ मास हमेशा रेस्ट पर ही रहेगा, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर ही रहेगा, बिकॉज कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इस सिस्टम के ऊपर नहीं लग रहे हैं, इसलिए मास नहीं दिया आपको। बढ़िया सवाल है, कंफ्यूज कर दिया इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है कि बॉल को ऊपर फेंका है और आपको बताना है कि करेक्ट मोमेंटम वर्सेस हाइट का जो रिलेशन है वो क्या होगा, मोमेंटम और हाइट। तो भाई हम जानते हैं कि ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव z एक्सिस है, तो जब नीचे से ऊपर जाएगा तो मोमेंटम होगा पॉजिटिव, और जब ऊपर से नीचे आएगा तो मोमेंटम होगा नेगेटिव। तो ग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए कि जब नीचे से जाए ऊपर
पहले नीचे से ऊपर जाएगा बिकॉज नीचे से फेंका है, तो पहली साइकिल में पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरी साइकिल में नेगेटिव होना चाहिए। तो ये ग्राफ गलत हो गया, ये ग्राफ गलत हो गया, बिकॉज देखिए यहाँ पे इनिशियल जो साइकिल है जो वो नेगेटिव मोमेंटम की तरफ है, ये मोमेंटम वाला एक्सिस है, तो मोमेंटम नेगेटिव कह दिया इन्होंने, लेकिन मोमेंटम तो पहले पॉजिटिव होगा। इसका मतलब पहले ये साइकिल जो है, पहली वाली साइकिल, वो ये सही है और ये सही है, तो पहले ए और डी ऑप्शन में हमें चूज करना है। तो हाइट और मोमेंटम में रिलेशन निकाल लीजिए। कैसे? हम जानते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 माइनस जी इंटू एच, ये होता है। तो v की वैल्यू आप लिख सकते हैं यहाँ से यू स्क्वायर माइनस 2gh का अंडर रूट, ये होगा मोमेंटम, ये स्पीड का रिलेशन। मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोमेंटम मिल जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू m इंटू अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो भाई ये रिलेशन आप देख सकते हैं कि रिलेशन जो है एक कर्व्ड रिलेशन है, कर्व्ड आपको मिलेगा यहाँ पे, एक पावर 1 है और एक 2 है, तो कर्व्ड रिलेशन आपको मिलेगा। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 16 में दिया है कि पार्टिकल मूव कर रहा है, वेरिएबल फोर्स के अंदर मूव कर रहा है। तो इनिशियली मैंने मान लिया कि इनिशियल मोमेंटम कहा है कि ये p मोमेंटम से भाग रहा है, p मोमेंटम से भाग रहा है। उसके बाद क्वेश्चन में कहा है कि t इज इक्वल टू 0 पर, स्टार्टिंग एट t इज इक्वल टू 0। उसके बाद कहा है कि एक फोर्स F इज इक्वल टू kt के बराबर इस पर लगता है और मोमेंटम का जो है इसका चेंज हो जाता है p से 3p। तो t इज इक्वल टू 0 पे मोमेंटम p था और t इज इक्वल टू कैपिटल T पर इसका मोमेंटम जो है वो हो जाता है 3p के बराबर। आपसे पूछा गया है कि t की वैल्यू कितनी होगी, इस पे फोर्स लग रहा है इस पूरे रीजन में, F इज इक्वल टू kt के बराबर, kt के बराबर फोर्स है। तो फोर्स हम जानते हैं, फोर्स जो है वो होता है dp बाई dt के बराबर। तो यहां से आप इसको लिख सकते हैं dp इज इक्वल टू kt dt, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे आप। तो स्टार्टिंग मोमेंटम p था, बाद में मोमेंटम 3p हो जाता है 0 से लेके कैपिटल T तक, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 3p माइनस p इज इक्वल टू k इंटू टी स्क्वायर बाई 2, k इंटू टी स्क्वायर बाई 2। तो ये बन जाएगा आपके पास 2p इज इक्वल टू k टी स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से t की वैल्यू आप निकाल देंगे विच इज 4p बाई k, 4p t इज इक्वल टू 4p बाई k का अंडर रूट, ये आपको टाइम की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको दिया है कि एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका लीनियर मास डेंसिटी है ये, और उसका सेंटर ऑफ मास लाई करता है 7/12 L डिस्टेंस पे ए पॉइंट से। तो आपको बताना है ए और बी में क्या रिलेशन होगा। तो ये हम बात पहले भी कर चुके हैं कि एक रॉड है, उस रॉड का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए ये वाला एंड x इज इक्वल टू 0 पर है, x इज इक्वल टू L पर है, एक एलिमेंट ले लेंगे x इज इक्वल टू x पर, जिसका विड्थ होगा dx के बराबर, इसका मास dm के बराबर हम लिख सकते हैं लैम्डा इंटू dx के बराबर। फॉर्मूला आप लगा देंगे, इस एलिमेंट का जो सेंटर ऑफ मास है x इज इक्वल टू x पर है, तो सेंटर ऑफ मास आपको मिलेगा इंटीग्रल ऑफ x dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ dm। लिमिट लगाएंगे 0 से लेके L, 0 से लेके L, और इसको सॉल्व कर लेंगे। dm की वैल्यू लैम्डा इंटू dx लिखेंगे, आंसर आपको फटाक से मिल जाएगा। ये x जो डिस्टेंस है ये क्वेश्चन में दिया है कि 7L/12 के बराबर है। तो आप यहाँ से सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, उसको 7L/12 के बराबर पुट करेंगे, आपको a और b में रिलेशन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है कि लीनियर मोमेंटम 1 और 4 kg के पार्टिकल का कितना होगा यदि उनकी काइनेटिक एनर्जियां बराबर हैं। तो हाफ इंटू मास 1 kg इंटू उसकी स्पीड मान लिया v1 के बराबर है, v1 स्क्वायर इज इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया है हाफ इंटू मास दूसरे पार्टिकल का 4, उसकी स्पीड v2 का स्क्वायर के बराबर। तो हाफ से लेके हाफ गया और आपको मिलता है यहाँ से v1 स्क्वायर बाय v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से v1 बाय v2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी कितनी, 2 के बराबर। मास से यदि हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, मास से ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करें और नीचे 4 से मल्टीप्लाई करें, तो राइट हैंड साइड में भी आपको ऊपर 1 से और नीचे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये बन जाएगा आपके पास बेटा मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 1 डिवाइड बाय मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 2, तो बन जाएगा आपके पास 1/2। तो आंसर होगा 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है कि एक रेडियस
r का डिस्क है उसको काट लिया जाता है 2r रेडियस के डिस्क से, जैसे एज से एज भिड़ रही हो, एज से एज भिड़ रही हो। मतलब क्या है, एक 2r रेडियस का एक डिस्क है, ठीक बात, 2r रेडियस का डिस्क है और उसमें से हमने r रेडियस का डिस्क काटा है जिससे एज टच हो रहे हों, यानी कि कुछ इस तरीके से हमने ये पार्ट कट कर दिया है। तो हमारे पास जो रिमेनिंग पार्ट है वो कुछ ऐसा बचा हुआ है, रिमेनिंग पार्ट ऐसा है, ये वाला पार्ट गायब हो गया। अब हमें बताना है कि रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पुराना टेक्निक, निंजा टेक्निक जो है हम इस्तेमाल करेंगे। ये एक कटी डिस्क है, कटी डिस्क है, और यदि मैं इस सिस्टम में और जोड़ देता हूं, और क्या जोड़ देता हूं, एक सेम मटेरियल की छोटी डिस्क जोड़ देता हूं इस सिस्टम में, जो पार्ट निकल गया उसमें ही मैं ये पार्ट यदि जोड़ देता हूं, तो मेरे पास जो सिस्टम बनेगा वो एक कंप्लीट 2r रेडियस की डिस्क मिलने वाली है, कंप्लीट 2r रेडियस की डिस्क मिलने वाली है सेम मटेरियल की। तो मैं कह सकता हूं कि इसका सेंटर ऑफ मास और इसके सेंटर ऑफ मास का कॉमन सेंटर ऑफ मास इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास के बराबर होगा। इसका सेंटर ऑफ मास मैंने मान लिया x COM, y COM पर है। इसका मास हम लिख सकते हैं, इसका डेंसिटी मान लीजिए सिग्मा के बराबर, डिस्क है तो एरिया आप लिख देंगे सिग्मा इंटू पाई इंटू 2r का स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका मास। इसके मास की बात करें, छोटा सा मास, ये हो जाएगा मास m2 इज इक्वल टू सिग्मा इंटू पाई r स्क्वायर, और इसका सेंटर ऑफ मास आप निकाल लेंगे, r,0 पर है, r,0 पर इसका सेंटर ऑफ मास। अब इसके सेंटर ऑफ मास की बात करें, इसका सेंटर ऑफ मास 0,0 पर है। फॉर्मूला यहाँ पे आप लगाएंगे दैट m1 इंटू x COM, m1 इसका मास इंटू इसका सेंटर ऑफ मास प्लस इसका मास m2, इसका सेंटर ऑफ मास r डिवाइडेड बाय टोटल मास विच इज m1 प्लस m2 इज इक्वल टू इसका सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट विच इज 0। इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही आप y के लिए इक्वेशन लिख सकते हैं, y के लिए सेम इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है कि 50 kg का एक पर्सन है और वो कार्ट जो कि स्मूथ सरफेस पर रखी है उसे 1.8 मीटर पर सेकंड से भागना स्टार्ट करता है। विद व्हाट स्पीड डज द कार्ट रिकॉइल। सिंपल क्वेश्चन है कि कार्ट है, कार्ट रेस्ट में है, कार्ट रेस्ट में है, स्मूथ सरफेस पर है, स्मूथ सरफेस पर है, इसका मास कितना दिया है, इस 100 kg की कार्ट है, ये हमारे पास है हमारे पर्सन। अब ये जैसे ही चलना स्टार्ट करते हैं तो कार्ट पीछे की डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट होती है, क्योंकि हम जब चलते हैं तो ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करते हैं, तो ये जब चलेगा तो इस कार्ट को पीछे की तरफ पुश करेगा तो कार्ट जाएगी पीछे और ये बंदा जाएगा आगे। तो क्वेश्चन में दिया है कि रिलेटिव टू कार्ट ये 1.8 मीटर पर सेकंड से चलता है। तो पहले हम मान लेते हैं कि कार्ट की जो स्पीड है वो v के बराबर है। पहले मान लेते हैं कि कार्ट जो है वो v स्पीड से रिकॉइल होती है, तो हमारे जो पर्सन है वो इसके रिलेटिव 1.8 मीटर पर सेकंड से भागते हैं। तो मैंने मान लिया कि पर्सन की जो स्पीड है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो vm के बराबर है और vm के बराबर है। तो मैं यहाँ पे रिलेटिव मोशन में लिख सकता हूँ, रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू कार्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ कार्ट लिख सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ मैन वो आप मान लीजिए vm i कैप के बराबर माइनस वेलोसिटी ऑफ कार्ट पीछे की तरफ है वो मैंने मान लिया v माइनस आई कैप इज इक्वल टू 1.8 क्वेश्चन में दिया है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा vm 1.8 आई कैप आगे की तरफ जा रहा है रिलेटिव, तो वेलोसिटी ऑफ मैन आपको यहाँ से मिल जाएगा 1.8 माइनस v आई कैप। तो इसका मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये जो पर्सन है ये v 1.8 माइनस v स्पीड से आगे जा रहे हैं। पहले दोनों रेस्ट में थे, अब कार्ट v से जा रही है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में और ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 1.8 माइनस v स्पीड से जा रहा है। तो मैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यहाँ पे लगा सकता हूँ दैट 50 kg का बंदा इंटू 1.8 माइनस v
प्लस जो है हमारे पास कार का मोमेंटम विच इज 100 इंटू माइनस वी। ये फाइनल मोमेंटम लिखा है सिस्टम का। इनिशियल मोमेंटम की बात करें, इनिशियल पूरा सिस्टम रेस्ट में था, तो इनिशियल मोमेंटम आएगा आपके पास 0 के बराबर। अब आप ये कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए कि क्यों मैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटीज इस्तेमाल कर रहा हूं, क्यों मैं रिलेटिव टू कार क्यों मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता वेलोसिटीज को, और क्यों मैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा सकता। आप एक कमेंट में बताइए मुझे। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मैंने लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा, इसको सॉल्व कर लेंगे। आपके पास 90 माइनस 50v माइनस 100v इज इक्वल टू 0। तो v आ जाएगा आपके पास 90/150। 0 से 0 गया, 3/5 0.6 मीटर पर सेकेंड आंसर आपको मिल जाएगा।